12। सो दिस इज आयुष आज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा। सो जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पूरी दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो रही है, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही है। एक जो ब्लॉक है वो यूएसए का ब्लॉक है और दूसरी तरफ यूएसएसआर का ब्लॉक है, राइट। जो आपने देखा कि एक तरफ यूएसए का अलायंस है और दूसरी तरफ यूएसएसआर का अलायंस है, और इवन की बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, स्मॉलर कंट्रीज हैं, वो किसी न किसी अपने फायदे के लिए, राइट, वो किसी न किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो रही है, दो राइवल अलायंस में डिवाइड हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ना तो हम यूएसए के कैंप को ज्वाइन करेंगे और ना ही यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो आप करोगे क्या? तो हम लोग किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। और इसी को कहा जाता है नन अलाइनमेंट। नन अलाइनमेंट का अर्थ यही हुआ कि हम किसी की तरफ अलाइन नहीं रहेंगे, ना हम यूएसए के ब्लॉक की तरफ अलाइन रहेंगे, ना ही उसको ज्वाइन करेंगे और ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक को हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप कह सकते हो कि कुछ कंट्रीज ने मिलकर बाइपोलैरिटी, जो दुनिया एक तरह से दो पोल्स में डिवाइड हो रही थी, उसको चैलेंज करा और इसी से निकल के आता है नन अलाइन मूवमेंट। बेसिकली आप कह सकते हो कि नन अलाइन मूवमेंट दुनिया के तीन लीडर्स के बीच में एक तरह से दोस्ती का ही परिणाम है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि दुनिया के देशों के बीच में कैसे रिश्ते हैं, तो अगर आपको ये जानना है तो आप देखो कि उस देश की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उस देश के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके बीच के रिश्ते कैसे हैं, राइट। तो यहाँ पर तीन जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनके आप देख सकते हो इस तस्वीर में। एक है जो नासेर है, जो कि इजिप्ट के लीडर थे। दूसरी तरफ नेहरू जी, जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। एंड तीसरी जो व्यक्ति हैं वो हैं टीतो, युगोस्लाविया के। इन तीनों के बीच में पर्सनल लेवल पे, ठीक है, आप कंट्रीज के बीच में तो फ्रेंडशिप वगैरह होता ही है, बट पर्सनल लेवल पे इन तीनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी और इसी का परिणाम है कि नन अलाइड मूवमेंट स्टार्ट होता है। बाद में कुछ और जो लीडर्स है उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया, राइट, जिसमें इंडोनेशिया के सुकार्नो आते हैं और घाना के क्रुमा। इन लोगों ने भी इस चीज को सपोर्ट किया और आप कह सकते हो कि ये नन अलाइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये पांच फाउंडर मेंबर हैं या फाउंडर जो कंट्रीज हैं वो एनएएम के ये पांचों हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पांच लीडर्स एक तरह से एनएएम के फाउंडर्स हैं। पंडित नेहरू, यहाँ पर आप क्रुमा को देख सकते हो जो कि घाना के हैं, फिर जो नाशेर इजिप्ट के, उसके बाद आप सुकार्नो को देख सकते हो जो कि इंडोनेशिया, एंड उसके बाद टीतो जो कि युगोस्लाविया के हैं, राइट। तो इन पांच लीडर्स को जाना जाता है फाउंडर्स ऑफ एनएएम, नन अलाइंड मूवमेंट, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि नन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत किस प्रकार से होती है। देखिए, बैंडंग कॉन्फ्रेंस होता है। बैंडंग कहां पर है? तो इंडोनेशिया में है। ये अफ्रो एशियन यूनिटी का एक कॉन्फ्रेंस था, राइट। यहीं पर डिसाइड हुआ कि हम लोग नन अलाइंड मूवमेंट के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, राइट। बैंडन कॉन्फ्रेंस कहा हुआ था? इंडोनेशिया में। कब हुआ? 1955 में। उसको होस्ट किन्होंने किया था? तो ऑब्वियसली इंडोनेशिया के उस समय के जो प्रेसिडेंट होंगे सुकार्नो, तो उन्होंने इसको होस्ट करा था। और यहीं पर इसी बैंडन कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि हम लोग किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला एक अलायंस बनाते हैं, राइट, एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसका नाम रखा गया नन अलाइंड मूवमेंट। उस मूवमेंट की शुरुआत करी गई यहीं से। तो आप कह सकते हो कि नन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक तरह से बैंडन कॉन्फ्रेंस से ही उसका रूट आगे जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया था? ये कॉन्फ्रेंस किया गया था कि अफ्रो एशियन स्टेट्स के बीच में यूनिटी, एक तरह से फ्रेंडशिप बनी रहे। क्योंकि अफ्रीका के कई सारे देश आजाद हो रहे थे उस समय में, एशिया के कई सारे देश आजाद हो गए थे, तो इनके बीच में एक तरह से यूनिटी बनी रहे। क्योंकि जो अफ्रीका के नेशंस हैं या फिर एशिया के नेशंस हैं, सभी लोग या सभी कंट्रीज एक तरह से यूरोप के डोमिनेंस के कारण बुरी तरह दिक्कतों में थे। पॉवर्टी वहां पे थी, डेवलपमेंट वहां पे नहीं था, ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि कोल्ड वॉर के दौरान में इन कंट्रीज के इंडिपेंडेंस पर भी एक तरह से खतरा था। क्योंकि अगर मान लो कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, अगर वो किसी कैंप को ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो उस कैंप की बात मानेगा ना, उस लीडर की बात मानेगा ना। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो कॉन्फ्रेंस था वो इसलिए किया गया था ताकि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके बीच में सोलिडारिटी बनी रहे, यूनिटी बनी रहे और सब मिलजुल कर एक तरह से डेवलपमेंट कर सके और जो नन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसको वो फॉलो कर सके, राइट। तो रूट कहां से आता है नन अलाइनमेंट मूवमेंट का? बैंडन कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। और इसको फॉर्मली आप कह सकते हो कि 1961 में बेलग्रेड में
एक कॉन्फ्रेंस होता है और वहीं से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। मैंने क्या बताया, बैंडन कॉन्फ्रेंस में आप रूट इसको मान सकते हो। वहीं पे डिसाइड हुआ कि हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करके एक अलायंस बनाएंगे, राइट। और उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की एनएएम की पहली मीटिंग कहाँ पर होती है, तो बेलग्रेड में। हालांकि उस समय ये यूगोस्लाविया का पार्ट था बेलग्रेड, अभी के समय में आप देखोगे तो ये सर्बिया में, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, क्योंकि यूगोस्लाविया बाद में टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एनएएम की पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो आप कहोगे 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। उस मीटिंग में कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो 25 कंट्रीज ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। तो आप देख सकते हो कि कहाँ एक समय पे केवल 3 लीडर्स हैं, उनके दिमाग की उपज थी, उनका ब्रेन चाइल्ड था कि हम लोग ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जो कि किसी भी सुपर पावर या किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करे। इट मीन्स कि मतलब ना यूएसए वाले कैंप को ज्वाइन करे और ना ही यूएसआर वाले कैंप को ज्वाइन करे। तो वहां से 3 लीडर्स ने सोचा था, नाशेर, पंडित नेहरू और तीतो ने। फिर उसके बाद इंडोनेशिया और घाना के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया, और एक तरह से 5 जो लीडर्स थे उनके दिमाग में ये चीजें आई, और बाद में देखिए कि पहले ही कॉन्फ्रेंस में 25 स्टेट्स इसके मेंबर बन चुके थे, राइट। अब देखिए इसके पीछे 3 फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसके पीछे 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन 5 कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना और यूगोस्लाविया, ठीक है। तो इन कंट्रीज के बीच का जो एक सोलिडारिटी था, इनके कंट्रीज के बीच में जो एक कोऑपरेशन था, यूनिटी थी, उसका ही परिणाम है एनएएम। और उसके बाद देख सकते हो कि कोल्ड वॉर के टेंशन थे और उस समय उसका जो अरीनाज था, अरीनाज मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे वॉर के इफेक्ट फैल रहे थे, वो बढ़ता हुआ जा रहा था, राइट। तो इन सबको देखते हुए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। फिर आप कह सकते हो कि दुनिया में बहुत सारे डीकॉलोनाइज्ड अफ्रीकन नेशंस आ रहे थे और उनको भी बचाना था ना, उनको भी किसी न किसी कैंप में ज्वाइन होने से बचाना था। आप देख सकते हो कि 1960s तक 16 नए अफ्रीकन मेंबर्स आ चुके थे। मतलब 1960s में उस पर्टिकुलर 10 सालों में आप कहोगे तो 16 और कंट्रीज यूनाइटेड नेशन के मेंबर बन चुके थे। इट मीन 16 और कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुके थे। तो कई सारे कंट्रीज एक झटके में आजाद हो रहे थे। तो इन कंट्रीज को किसी ना किसी अलायंस में ज्वाइन होने से बचाना था, राइट। कि या तो वो यूएसए के कैंप को ना ज्वाइन कर ले या तो फिर यूएसआर के कैंप को ना ज्वाइन कर ले। मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को किसी भी कैंप में ज्वाइन होने से बचाना है। तो ये 3 फैक्टर थे। पहला फैक्टर क्या, इन 5 कंट्री के बीच में काफी अच्छा कॉपरेशन होना था। दूसरा कि कोल्ड वॉर का जो अरीनाज है वो बढ़ता जा रहा था। और तीसरा कि दुनिया में जो अफ्रीका है, अफ्रीका के कई सारे नेशंस आजाद हो रहे थे, तो उनको भी इस अलायंस सिस्टम वाले दुनिया में जो बाइपोलैरिटी है उससे बचाना था, राइट। और जो लेटेस्ट मीटिंग अभी हुई है एनएएम की, वो 18 समिट था, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था 2019 में। हालांकि इसका जो सिग्निफिकेंस है एनएएम का वो धीरे धीरे कम होता चला गया, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट जो लेटेस्ट समिट है एनएएम का वो 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था। और इसमें अभी के समय अगर बात करें तो 120 इसमें मेंबर स्टेट है और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। ऑब्जर्वर कंट्रीज होने का मतलब ये हो गया कि ये सब मेंबर नहीं है, बेसिकली उसके पार्ट हैं, राइट। उनको एक तरह से रखा गया कि वो भी अगर चाहें तो बन सकते हैं इसके मेंबर्स। अब एनएएम को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई अगर पूछे कि एनएएम मतलब क्या या एनएएम क्या था, राइट। एनएएम को डिफाइन करने के लिए नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को, तो ये काफी मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जो कि सभी जगह सिमिलर हो। जैसा अगर आप देखोगे कि यूएसए वाला जो ब्लॉक था उसमें क्या था, जो भी कंट्रीज थे उनके बीच का पॉलिटिकल सिस्टम सब जगह एक ही जैसा था, लिबरल डेमोक्रेसी। फिर अगर आप यूएसआर वाले ग्रुप को देखोगे तो वहाँ पे कम्युनिस्ट आपको कंट्रीज मिल जाएंगे, लेकिन एनएएम में ऐसा नहीं था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम वाले इस कंट्रीज थे, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी वाले कंट्रीज थे। तो एक तरह से एनएएम को डिफाइन करना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हो हेट्रोजीनस ये एक अलायंस था। एक आइडियोलॉजी, एक कुछ इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। जैसा आपने देखा था पहले कि दो पोलैरिटी, जब बाइपोलैरिटी हो रहा था तो एक टाइप के जो आइडियोलॉजी है, एक टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम वाले जो कंट्रीज होते थे वो एक अलायंस को ज्वाइन कर लेते। लेकिन एनएएम ऐसा कुछ नहीं था, वो होमोजेनस नहीं था, एक जैसे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वाला कोई अलायंस नहीं था। तो बेसिकली था क्या, तो एनएएम को अगर डिफाइन करना है तो आप क्या नहीं था उसके हिसाब से आप एनएएम को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ना पिछले क्लासेस में कि अगर किसी चीज को प्रूव करना होता है तो अगर उसके कॉन्ट्रडिक्शन को अगर आप प्रूव कर देते हो कि ये नहीं हो सकता है या हो सकता है, तो उस तरीके से भी आप इस
प्रूफ तक पहुंच सकते हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि एनियम क्या था ये डिफाइन करना क्या मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या नहीं था उसको डिफाइन करना आसान है। तो अगर कोई पूछे कि क्या जो ये अलग अलग रह रहे थे, मतलब ये किसी ना किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, तो क्या इसको आइसोलेशनिज्म कहा जाए या न्यूट्रलिटी कहा जाए? नहीं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि क्या एनएएम की ये जो पॉलिसी है कि हम किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या इसको आइसोलेशनिज्म कहा जाए या न्यूट्रलिटी कहा जाए? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसको ना आइसोलेशनिज्म कहा जा सकता है ना ही न्यूट्रलिटी कहा जा सकता है। देखिए आइसोलेशनिज्म मतलब क्या होता है कि मतलब दुनिया के जो अफेयर्स है, वर्ल्ड अफेयर्स है, दुनियादारी से दूर रहना है। जैसा यूएसए ने फॉलो किया था, यूएसए जब आजाद हो गया था उसके बाद से लेके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक आप कहोगे कि यूएसए पूरी दुनिया से अलग रहा है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि यूएसए का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो दूसरे कंट्रीज के या दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको उससे मतलब नहीं था। तो क्या एनएम ऐसा था कि उसको दुनिया में के अफेयर से कोई मतलब ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनएएम बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, राइट, वर्ल्ड में दुनिया में जो चीजें हो रही है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था एनएएम। तो आप कह सकते हो कि एनएएम कोई आइसोलेशनिज्म नहीं था, राइट, क्योंकि एनएएम क्या करता था, नैम क्या करता था कि दुनिया में मीडिएटर का भी रोल प्ले करता था। जैसे आपको मैंने बताया था कि कोरिया में जब वॉर हुआ था, कोरियन वॉर हुआ था 1950 से 53 के बीच में, तो नेहरू जी वहां पर गए थे मीडिएट करने के लिए उन कंट्रीज के बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में मीडिएशन हो, इसको उन्होंने बहुत हद तक उन्होंने कोशिश करा था। तो मतलब क्या, एनएएम कोई आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी नहीं है कि आप दुनिया के अफेयर से दूर रहो, बल्कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का एक पॉलिसी है। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या एनएएम का ये मतलब हुआ कि न्यूट्रल रहना? न्यूट्रलिटी होता क्या है? न्यूट्रलिटी होता है कि मतलब वॉर से दूर रहना, ठीक है, लड़ाई से दूर रहना। कुछ भी हो जाए हमें लड़ाई से मतलब नहीं है, वो लड़ाई सही के लिए लड़ रहा है गलत के लिए लड़ रहा है इसकी हमें कोई डिसाइड नहीं करना, इसको कहते हैं न्यूट्रलिटी। क्या एनएएम न्यूट्रलिटी को फॉलो कर रहा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनएएम में जो कंट्रीज थे वो किसी ना किसी तरीके से लड़ाई में संलिप्त ही थे। अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लो, इंडिया एनएएम का फाउंडर मेंबर है, लेकिन फिर भी इंडिया में लड़ाई हो रही है। 1962 में चाइना के साथ लड़ाई हो गया, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गया, 61 में फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो एक तरह से कह सकते हो कि ना केवल इंडिया बल्कि दूसरे सारे कंट्रीज भी किसी ना किसी तरीके से लड़ाई में संलिप्त है। फिर आप इजिप्ट का देखोगे तो इजिप्ट इसराइल के साथ या दूसरे जो वेस्टर्न पावर है उसके साथ लड़ाई लड़ रहा है, जबकि वो तो एनएएम का मेंबर है, नाशेर। तो एक तरह से कहोगे कि एनएएम कोई न्यूट्रलिटी वाली चीज नहीं थी, राइट। तो एनएएम क्या था उसको डिफाइन करने से बेटर है कि क्या नहीं था। तो एनएएम का ये मतलब ना समझना आप कि ये दुनिया के अफेयर से दूर होना हुआ या फिर वॉर में संलिप्त नहीं होना हुआ, राइट, ये दोनों ही चीज नहीं थी। मतलब क्या, दुनिया में जो वर्ल्ड अफेयर्स है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा था एनएएम, और साथ ही साथ वॉर में भी एक तरीके से आप किसी न किसी तरीके से वो लोग फंसे हुए थे, राइट। साथ ही साथ आप नन अलाइनमेंट को कोई निगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, राइट, बल्कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिव रोल प्ले करना है, मीडिएटर की भूमिका निभानी है, जो कोल्ड वॉर के टेंशन है उसको कम करना है। जैसे कोरिया के वॉर में किया गया ना कि इंडिया ने ट्राई किया कि वो जो टेंशन है उसको कम से कम किया जाए, और दुनिया में अलग अलग अफेयर्स में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे जो एनएम के कंट्रीज है उन्होंने ट्राई किया कि कोल्ड वॉर का जो टेंशन है कम से कम हो, साथ ही साथ जो सभी कंट्रीज है उनके साथ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप हो। तो आप कह सकते हो कि एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो एनएम क्या है? तो एनएम एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है जो कि ये कहता है कि नेशंस को अपनी पॉलिसीज को खुद से डिसाइड करना चाहिए विदाउट ज्वाइनिंग एनी पावर ब्लॉक। ऐसा ना हो कि वो किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो यूएसएसआर के पावर ब्लॉक को ज्वाइन करे तो आप सोचिए, अगर कोई एक कंट्री, राइट, और अगर वो यूएसएसआर की कैंप को ज्वाइन कर लेता है तो अब उस कंट्री को यूएसएसआर की बात मानने पड़ेंगे, उसको अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिलिट्री बेस देना पड़ेगा, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा? नहीं। या फिर अगर कोई कंट्री यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन कर लेता है तो यूएसए की बात माननी पड़ेगी, अपने लैंड को देना पड़ेगा यूएसए की आर्मी को वहां पे मिसाइल वगैरह डिप्लॉय करने के लिए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट ये कहता है कि कोई भी कंट्री है तो उसको किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि उसके भले की बात क्या है। मतलब क्या, अपनी पॉलिसी को अपने हिसाब से वो लोग जज करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अडॉप्ट करें, ना कि किसी और के कहने से, ना कि दुनिया में जो दादागिरी हो रही है दो देशों के बीच में उसमें फंस के रह जाए। ठीक है, तो मतलब क्या, अपनी पॉलिसीज को अपने हिसाब से वो लोग सेट करें, ठीक है, ना कि किसी और के कहने में, किसी सुपर पावर के कहने में। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स क्या है ना, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला चीज, अपोजिशन टू कोल्ड वॉर, मतलब कोल्ड वॉर को एक तरह से अपोज करना है, दुनिया में ये बताना है कि कोल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, और अगर कोल्ड वॉर के टेंशंस हैं उसको
कम करना, ठीक है, उसमें मीडिएट करना। दूसरी चीज पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हम साथ साथ हैं वाली चीज है, हम भी रहें और आप भी रहो, को एग्जिस्टेंस होगा और वो पीसफुल होगा, शांति से होगा, और एक दूसरे के मैटर में एक दूसरे के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब नन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएगी। जैसे आप देख सकते हो कि जो बाइपोलैरिटी जब ये वर्ल्ड है तो उसमें क्या हो रहा है कि जो सुपर पावर है वो आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमका ये प्रिंसिपल है कि हमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे रखना है, मतलब हम भी एग्जिस्ट करें, आप भी एग्जिस्ट करो और पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कोई झगड़ा लड़ाई वाली चीज नहीं, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, साथ ही साथ नन इंटरफेरेंस, कभी भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये चीज है कि पावर पॉलिटिक्स से हमें दूर रहना है, ये जो दो सुपर पावर लड़ाई लड़ रहे हैं उससे हमें दूर रहना है, हम क्यों फालतू में झगड़े को मोल ले रहे हैं, राइट, हमारी दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन अगर हम किसी कैंप को ज्वाइन कर लेते हैं तो अब देखिए, मान लीजिए कि अगर एक कंट्री ने यूएसए के कैंप को ज्वाइन कर लिया, ए नाम का कंट्री है, इसने यूएसए के कैंप को ज्वाइन कर लिया, तो आप सोचो कि यूएसएसआर और उसके जितने भी अलाइड कंट्रीज होंगे वो सारे एक झटके में एक दुश्मन हो गए ना, ठीक है, समझ में आया। अगर ए नाम का कंट्रीज है, उसने ए नाम का कंट्री है, उसने यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया, तो यूएसएसआर वाले सारे कंट्रीज उसके दुश्मन हो गए ना, तो ये चीज होता है, तो मतलब ये पावर पॉलिटिक्स में फालतू का नहीं फंसना है, तो यही प्रिंसिपल था एनएएम का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि कभी भी किसी सुपर पावर के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं करेंगे, कभी उस सुपर पावर को अपने लैंड को, मतलब जैसा आपने देखा था क्यूबा में, यूएसएसआर ने किस प्रकार से उस लैंड का यूज किया था, क्यूबा के लैंड का, वहां पर मिसाइल्स रखने के लिए, या यूएसए ने टर्की का यूज किया था वहां पर मिसाइल्स रखने के लिए, तो कभी ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये एनएएम की कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है, इस सवाल का जवाब आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें एंड उसके बाद जल्दी से आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। पहला जो नन अलाइनमेंट समिट है वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ए बेलग्रेड 1961, बी बैंडन 1956, न्यू दिल्ली 1961, या फिर डी कोलंबो 1961। आई होप इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, एनआईईओ, आखिर ये चीजें क्या थी? देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो नन अलाइन्ड कंट्रीज है ना, मेजोरिटी उसमें ज्यादातर आप कह सकते हो वो लीस्ट डेवलप्ड थे। लीस्ट डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट वहां पे था ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का ले लो, राइट, वो सब डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ था ही नहीं। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसके कारण से हमारे देश का इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो चुका था, यहाँ पे पॉवर्टी था, इलिटरेसी था, लोअर आप कह सकते हो कि जो एज एक्सपेक्टेंसी होती है, जो एवरेज एज होता है, वो सब कब था हमारे देश में, ना केवल हमारे देश में बल्कि अफ्रीका में भी, जो भी नए नए जो डीकॉलोनाइज देश थे, नए नए इंडिपेंडेंट देश थे, उसमें स्थिति बहुत खराब थी, और उनका मेन मकसद था कि हमें अपने यहाँ के लोगों को पॉवर्टी से निकालना है। सोचिए, इंडिया आज़ाद हुआ है तो अब यहाँ के नेताओं का या यहाँ के जो लीडर्स उनके होंगे उनका क्या मकसद होगा कि हमें अपने देश के लोगों को पॉवर्टी से निकालना है। लेकिन अगर आप गरीब रहोगे, अगर आप पुअर होगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो भी कंट्री आपको पैसे देगा आप उसकी तरफ चले जाओगे। जैसे अगर आपको यूएसए ने पैसे दिए, यूएसए ने इकोनॉमिक एड दिए, जैसे मान लो मार्शल प्लान के थ्रू, तो आप क्या होगा, आप उसके कैंप को ज्वाइन कर लोगे, या फिर अगर यूएसएसआर ने पैसे दिए तो आप उसके कैंप को ज्वाइन कर लोगे। तो सही मामले में आप इंडिपेंडेंट कहाँ रहे, आप हाल ही में आजाद हुए हो और आपके यहाँ पे गरीबी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और एक बड़ा कंट्री आता है, एक सुपर पावर आता है और आपको कहता है कि लो, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देते हैं और हमारे कैंप को ज्वाइन कर लो। इस स्थिति में क्या होगा कि आप उस कैंप को ज्वाइन कर लोगे और आप फालतू के दुनिया के चक्करों में फंस के रह जाओगे, कोल्ड वॉर में फंस के रह जाओगे। तो एक तरह से आप कहो तो आप सही मामले में डेवलपमेंट नहीं, आप सही मामले में आपका इंडिपेंडेंस नहीं हो पाया, राइट, आप सही मायनों में इंडिपेंडेंस आपका नहीं हो पाया, क्योंकि आप फिर से किसी न किसी सुपर पावर के कब्जे में चले गए, उसके हिसाब से आप काम करोगे क्योंकि वो पैसे आपको दे रहा है। तो एक कंट्री तभी सही मायने में फ्री हो सकता है जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो यहाँ पे, वहाँ पे गरीबी ना हो, वहाँ पे इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो, या फिर आप कह सकते हो कि इकोनॉमी वहाँ की अच्छी तरीके से ग्रो करे, तभी जाकर वो सही मामले में या सही मायने में फ्री हो सकता है। अदरवाइज आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी न किसी सुपर पावर पे। इसी चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के एक नया जो एक ऑर्डर है उसको बनाने का विचार आया, इसका नाम दिया गया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये क्यों, मैंने आपको बता दिया, ताकि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो सही मामले में या सही मायने में फ्री होके रहे। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और ये जो आइडिया है वो कहाँ पे आया था,
तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यहाँ पर प्रपोज किया गया था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का। कहाँ पे किया गया था, याद रखिए गया, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस एजेंसी ने क्या किया कि 1972 में एक रिपोर्ट निकाला, इसका नाम था टुवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। मतलब दुनिया में ट्रेड की एक नई पॉलिसी हो, व्यापार करने का एक नया पॉलिसी हो, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, लिस्ट डेवलप कंट्रीज का भी डेवलपमेंट हो। और बेसिकली यहाँ पर लिस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में ही बात किया गया। लिस्ट डेवलप कंट्रीज मतलब जो बहुत मतलब डेवलपमेंट कहाँ पे बहुत कम से कम है, राइट, वो पॉवर्टी में फंसा हुआ है, इलिटरेसी में फंसा हुआ है, तो उन सब देशों के लिए एक नए तरीके का ट्रेडिंग सिस्टम इन्होंने प्रपोज किया। कौन से रिपोर्ट से, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, 1962 में आया था। इसने क्या प्रपोज किया, पहला कि जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, एलडीसीज हैं, उनके रिसोर्सेज का जो कंट्रोल हो वो उन्हीं कंट्री के पास हो। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्यूबा, अब क्यूबा तो देश था, राइट, लेकिन उसने क्या कर रखा था, अपने रिसोर्सेज को उसने अमेरिका को दे रखा था। ठीक है, वहां का जो ओनरशिप है, वो कंट्रोल है, वो अमेरिका को दे रखा था। ऐसा आप ना केवल क्यूबा में देखोगे बल्कि अफ्रीका में देखोगे, बहुत सारे देश ऐसे थे जहां पर क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनका ओनरशिप होता था, राइट, वो चीज़ है। जैसा आप अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे, जानते होगे, तो जैसे पाकिस्तान के हालात खस्ते हैं, तो उस समय में क्या होता है कि चाइना उनको मदद कर देता है, पैसे वैसे दे देता है, और बदले में उनके रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप तो कहोगे कि भाई वो पाकिस्तान सही मामले में सही जो मायने हैं उसमें वो फ्री नहीं है, राइट। ऐसा ही श्रीलंका के साथ देखोगे, अफ्रीका के साथ देखोगे, बहुत सारे जगहों पे ऐसा अभी भी हो रहा है। बट हम लोग उस समय की बात करते हैं, उस समय क्या हो रहा था कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे, वहां के रिसोर्सेज पे वो कंट्री नहीं, कोई वेस्टर्न कंट्री, कोई डेवलप कंट्री वो कंट्रोल कर रही है। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि उस देश के रिसोर्स पे उस देश का अपना हक होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहा गया कि वेस्टर्न मार्केट उनके लिए खोला जाए, मतलब वो लिस्ट डेवलप कंट्रीज भी अपने प्रोडक्ट को जाकर दुनिया के डेवलप कंट्रीज में जाकर बेच सके, मतलब उसके लिए एक नया मार्केट खुले, राइट। नेक्स्ट कहा गया कि जो डेवलप कंट्री हैं उनको डेवलप कंट्रीज सस्ते दामों पर एलडीसीज को टेक्नोलॉजी दे। सोचिए एलडीसीज का डेवलपमेंट कहाँ से होगा, उनको टेक्नोलॉजी मिलेगा तब ना। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत महंगे मिलते हैं, टेक्नोलॉजी तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, डेवलप कंट्रीज है, उनके पास है। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया कि डेवलप कंट्रीज एलडीसीज को सस्ते दामों पर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी मुहैया कराएं। नेक्स्ट ये था कि एलडीसीज को भी अच्छा खासा रोल मिले इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे उस समय थे ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो उसमें उनकी भी बात रखी जाए, उनका भी रोल ग्रेटर हो, राइट। ये चीज़ तो आप कह सकते हो कि पूरे दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको रिवाइज करने की बात थी, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, उनका भी डेवलपमेंट हो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज का भी डेवलपमेंट हो। ये इसके पीछे अंडरलाइन जो एजेंडा है या अंडरलाइन प्रिंसिपल था वो यही था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का, कि पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का भी विकास हो। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बेसिकली कहा जाता है कि ये जो यूएस का अलायंस था ना, मतलब जो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है, जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, उनको सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है। एंड उसके बाद जो बाकी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे, जिनका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ था, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला जाता है। इकोनॉमिक सेंस में यही चीज़ें होती है। इकोनॉमिक सेंस में क्या मतलब, जो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, एंड वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हो गए, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, तो ये डेवलप्ड हो गए। और इसको बोला गया कि ये लोग क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद जो कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को फॉलो करते थे, उनको सोशलिस्ट कंट्रीज बोला गया, या फिर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया। और जो बाकी पिछड़े हुए देश थे उस जमाने में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोला गया, जिसमें इंडिया वगैरह एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सारी कंट्रीज गया था। ये लैटिन अमेरिका हो गया, ठीक है। लैटिन अमेरिका क्यों, ये तो साउथ अमेरिका हो गया, बट लैटिन अमेरिका में जब आप मैक्सिको वगैरह सबको ऐड कर देते हो तो लैटिन अमेरिका हो जाता है। लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अरबियन कंट्रीज हो गए, इंडिया हो गया, मतलब साउथ एशिया वगैरह हो गया, या साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी कंट्रीज कौन से आ गए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। तो आप कह सकते हो कि मिड 1970s तक जो ये नन अलाइनमेंट है, आप धीरे धीरे ये बातें उठने लगी कि नहीं, हम लोगों का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हम लोगों को ज़्यादा रोल मिलना चाहिए, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, राइट, इन सब चीज़ों में, मतलब वर्ल्ड ऑर्डर इस तरीके से हो जिसमें हमारा भी फायदा हो। तो मिड 1970s तक ये जो नन अलाइनमेंट है ना, वो इकोनॉमिक इश्यूज पर ज़्यादा जोर देने लगा। मतलब ये नन अलाइनमेंट का जो ये मूवमेंट था, और नन अलाइनमेंट अलायंस में जो एक तरह से ग्रुप लोग, मतलब कंट्रीज लोग, उन्होंने ग्रुपिंग करी थी, वो लोग इकोनॉमिक इश्यूज पे अब ज़्यादा जोर देने लगे थे। मतलब उन लोगों को लग गया था
कि नहीं, हम लोग तभी सही तरीके से ग्रो कर पाएंगे जब हम लोग साथ में इकोनॉमिक इशूज़ पे बात करेंगे, ठीक है? इकोनॉमिक इशूज़ के लिए हम लोग प्रेशराइज़ करेंगे डेवलप कंट्रीज़ को। तो ये धीरे-धीरे ना इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। शुरुआत में तो बना था कि किसी भी अलायंस को जॉइन नहीं करना है, बट धीरे-धीरे ये इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप में तब्दील होता चला गया, बदलता चला गया। बट लेट 1980s तक ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, वो भी खत्म होता चला गया, फेड होता चला गया। उसका जो सिग्निफिकेंस है वो डिक्लाइन होता चला गया। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने इसका अपोज किया, वो पावरफुल कंट्रीज़ थे, उन्होंने इसका अपोज किया कि भाई हम तुम्हें क्यों ये सब फ़ायदे मुहैया कराएँ, ये सारी चीज़ें। एंड दूसरी तरफ एक और चीज़ कि नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ जो थे ना, वो अपने आप में ही लड़ते रहते थे, ठीक है? उनके बीच में अपनी यूनिटी नहीं थी। तो एक तरह से कह सकते हो कि जिनको फ़ायदा लेना है वही यूनाइट नहीं है, तो फिर फ़ायदा देने वाला क्यों देगा? तो जो डेवलप कंट्रीज़ थे उन्होंने फ़ायदे नहीं दिए क्योंकि वो अपोज़ करते थे और दूसरी तरह से जो लेने वाले कंट्रीज़ थे, नॉन अलाइन्ड कंट्रीज़ थे, वो उसमें जो यूनिटी है वो नहीं थी, ठीक है? तो ये कारण है कुछ कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर धीरे-धीरे उसका जो सिग्निफिकेंस है वो धीरे-धीरे डिक्लाइन होता चला गया, राइट? अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे, ठीक है? और आगे का टॉपिक क्या है? तो देखिए इंडिया एंड कोल्ड वॉर के बीच में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रिलेवेंस है? इंडिया का क्या स्टैंस होता था कोल्ड वॉर में या क्या फायदे थे? तो देखिए, इंडिया कोल्ड वॉर को दो तरीके से देखता था या दो तरीके से उसकी चीजें थी कि मतलब सुपर पावर से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। सुपर पावर और उनका जो अलायंस है, एक तरफ यूएस का जो अलायंस है, नाटो एंड सीटो एंड सेंटो वगैरह, दूसरा वार्सो पैक्ट है, वो जो अलायंस है उससे हमें दूर रहना है। तो इंडिया एक तरह से अलायंस से दूर रहना, ये उसने सोचा। दूसरी चीज कि जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज है उनके वॉइसेस को भी रेज करना है, मतलब उनको रोकना है कि वो किसी ना किसी अलायंस को नहीं ज्वाइन कर लें, ठीक है? मतलब इंडिया ना केवल खुद के लिए लड़ रहा था, खुद की आवाज उठा रहा था, खुद की आवाज बुलंद कर रहा था, बल्कि दुनिया में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनके लिए भी आवाज बुलंद कर रहा था, उसके लिए भी आवाज उठा रहा था। पहली चीज कि मतलब हमें भी किसी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है। दूसरी चीज कि जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स हैं, न्यूली डीकोलोनाइज्ड जो कंट्रीज है, उनको भी ज्वाइन नहीं होने देना है, उनको भी ज्वाइन करने से रोकना है। नेक्स्ट, फिर इंडिया की पॉलिसी किस प्रकार से थी कोल्ड वॉर की? तो नेहरू ने एक्सप्लेन किया था, नेहरू ने इस चीज के बारे में जोर देकर कहा था कि हमारी जो ये पॉलिसी है अलाइनमेंट की, वो ना ही पैसिव है ना ही निगेटिव है। क्योंकि पैसिव तब होता है ना जब हम लोग पार्टिसिपेट ना करते वर्ल्ड अफेयर्स में, लेकिन हम तो फुल पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसा नेहरू जी कोरियन वॉर में जाकर उन्होंने मीडिएट वगैरह भी किया था। और ना ही हम लोग निगेटिव हैं। क्यों निगेटिव नहीं है? क्योंकि हम तो डिफरेंस को कम करना चाहते हैं। हम ऐसा थोड़ी है कि हम लोग नेगेटिव विचारधारा से हैं। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो पॉजिटिव हमारी सोच है। हम लोग तो चाहते हैं कि जो ये अलायंस के बीच में राइवलरी है वो कम से कम हो। तो मतलब हम लोगों ने ट्राई किया राइवलरी को कम करने के लिए। अब देखिए इससे इंडिया को क्या फायदा हुआ, ध्यान से समझिए चीज। ठीक है, इंडिया के भी काफी फायदे थे नन अलाइंड होने के। पहली चीज कि इंडिया अपने डिसीजन को खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकता था। अगर इंडिया, सोचिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया ने यूएसए के कैंप को ज्वाइन कर रखा होता तो क्या होता? इंडिया को यूएसए की बात माननी पड़ती थी, पड़ती होती, राइट? उसको यूएसए जो कहता वो करना पड़ता, राइट? इंडिया के जो लैंड एरिया है वहां पे अमेरिका मिलिट्री बेस बना सकता था, या कुछ भी चीजें हो सकती थी, और एक झटके में जो कम्युनिस्ट कंट्री वो हमारे दुश्मन हो जाते। इंडिया ने बोला कि नहीं, हम लोग नन अलाइन्ड रहेंगे। तो उसका फायदा मिला ना कि हम अपनी पॉलिसी को अपने हिसाब से देखेंगे, हमें जो डिसीजन लेना होगा वो हम अपने हिसाब से सोचेंगे। तो मतलब एक सोवरेनिटी जो होती है ना, संप्रभुता, वो इंडिया की इंटैक्ट रह पाई, वो इंडिया का स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथन हो पाया, राइट? ये चीज। दूसरी चीज कि कोई भी सुपर पावर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई भी सुपर पावर हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता था, या हमें बुली भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि लगता था किसी भी सुपर पावर को, अगर मान लो यूएसआर को लगता था कि ये इंडिया ना हमारी तरफ ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसको चलो परेशान करते हैं, ठीक है, या फिर इंडिया को कोई वैल्यू वगैरह नहीं देंगे, तो इंडिया यूएसए के कैंप को ज्वाइन कर लेता, ठीक है? तो हमेशा, या वाइस वर्सा वाली चीज, हमेशा यूएसएसआर को ये डर रहता था कि कहीं इंडिया यूएसए को ज्वाइन न कर ले, और यूएसए को ये लगता था कहीं ये इंडिया यूएसआर को ज्वाइन न कर ले। समझ में आ रही चीज है? इंडिया है। अब यूएसए इसको कभी परेशान नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? यूएसए इंडिया को कभी परेशान नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर हम इंडिया को परेशान करेंगे तो इंडिया चला जाएगा यूएसआर से दोस्ती कर लेगा, और यूएसआर भी यही सोचता था कि हम इंडिया को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया यूएसए की तरफ चला गया तो क्या होगा? तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कोई भी सुपर पावर हमें फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेता था और हमें बुली भी नहीं करता था, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ये डर हमेशा रहता था सुपर पावर्स को, राइट?
लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है इंडिया की जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, उसको लोग कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। पहला ये कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो अनप्रिंसिपल्ड है। अनप्रिंसिपल्ड मतलब इंडिया हमेशा कहता है कि हम नेशनल इंटरेस्ट अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई फर्म स्टैंड नहीं लेता था, कभी कोई मजबूत कदम नहीं उठाता था इंडिया, राइट। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल कोई भी इशू होता था, कभी फर्म स्टैंड कभी नहीं उठाता था, राइट। अगर आप देखोगे कि जब इजिप्ट वाला इशू होता है, इजिप्ट में सुएज कैनल होता है, राइट, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में सुएज कैनल है, सुएज नहर है, तो उस पे जब इजिप्ट ने नेशनलाइज किया था तो कुछ कंट्रीज ने, इसराइल वगैरह ने और बाकी सारे कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, उन्होंने अटैक कर दिया इजिप्ट पे, ठीक है। तो उस समय तो इंडिया ने बोला कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन रसिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो फिर इंडिया ने कुछ नहीं बोला। तो मतलब इंडिया एक तरह से कह सकते हो कि अनप्रिंसिपल्ड है, कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाता था, राइट। मतलब जो इंटरनेशनल इशू है उसमें कोई फर्म स्टैंड नहीं उठाता था। दूसरी चीज, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया ना इनकंसिस्टेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्टर अपनाता है। क्यों? देखो, इंडिया हमेशा से कहता था ना कि किसी भी कंट्री को अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, किसी भी कंट्री को, न्यूली डिकॉलोनाइज कंट्री जो है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, उनको किसी भी कॉलोनी किसी भी सुपर पावर को ज्वाइन नहीं करना है, किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना। लेकिन खुद 1971 में जाकर रशिया जो था, मतलब यूएसआर जो था, उसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया 20 सालों के लिए। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब क्या हुआ, इंडिया कहता था ना कि किसी को भी, ये जो दो ग्रुप है उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद इंडिया ने 1971 में जाकर यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर लिया 20 सालों के लिए। ये क्या बात हुई? तो लोग क्रिटिसाइज यही करते हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है वो अनप्रिंसिपल्ड है, इंडिया कोई भी फर्म स्टैंड नहीं लेता है। दूसरी चीज कि इंडिया कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर अपनाता है, एक तरफ कहता है कि किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद जाकर रशिया के साथ, मतलब यूएसआर के साथ वो टीटी साइन कर लेता है। हालांकि इंडिया ने इसके बारे में कहा कि नहीं नहीं, हमारे उस समय की जरूरत ऐसे थे, हालात ऐसे थे कि 1971 का वॉर होने वाला था। आपको बता दूं कि 1971 में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया है, तो यहाँ पर ना बांग्लादेश है, राइट। तो बांग्लादेश उस समय नहीं था, उस समय क्या था, ये वेस्ट पाकिस्तान था, सॉरी ये वेस्ट नहीं, ये ईस्ट पाकिस्तान था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये था वेस्ट पाकिस्तान। जब हमारा डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो ये दो हिस्सों में पाकिस्तान बना था। लेकिन फिर ईस्ट पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होने शुरू हो गए, तो उन लोगों ने लड़ाई शुरू किया, ठीक है। तो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लड़ाई होता है, और उस लड़ाई के बाद बांग्लादेश कंट्री बन जाता है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बन जाता है बांग्लादेश। तो इंडिया को उस समय जरूरत थी, इंडिया को लगा था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को कौन फेवर कर रहा था, यूएसए फेवर कर रहा था। तो इसलिए इंडिया को जरूरत पड़ी थी यूएसआर की, और इसलिए जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थी मैडम इंदिरा गांधी, उन्होंने जाकर यूएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करा रखा था। हालांकि इसके काफी फायदे भी हुए हमें, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब इंडिया फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये पता चलेगा कि यूएसआर ने काफी सारा हमें हेल्प भी करा था। तो इंडिया ये कहता है कि नहीं नहीं, हमें जरूरत थी इसलिए हम लोगों ने ट्रीटी साइन किया, वरना तो हम लोग नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी को ही अडॉप्ट करते हैं। और ऐसा भी है कि ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने यूएसआर के साथ ट्रीटी साइन करा तो हम यूएसए के साथ नहीं कर सकते, उसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, हमने किसी कैंप को ज्वाइन नहीं किया, ये तो इंडिया की सफाई हो गई। बट इंडिया का जो पोस्चर है वो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है। एक तरफ इंडिया ये कहता है कि किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और खुद यूएसआर के साथ जाके उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि रेलेवेंस क्या है, हाल के समय में एनएएम का क्या रेलेवेंस रह गया। क्योंकि आपको बता दूं कि यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसके साथ ही कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। कब? 1991 में। उसके बाद से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी कुछ सिग्निफिकेंस रह नहीं गया। पहले जितना सिग्निफिकेंस था, क्योंकि उस समय में दुनिया बाइपोलर थी, तो उस समय में एक तीसरा या थर्ड वर्ल्ड आप कह सकते हो कि वो, या फिर एक तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑल्टरनेटिव के रूप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन जब ये कोल्ड वॉर ही खत्म हो गया, ये भी बाइपोलर वर्ल्ड ही खत्म हो गया, पूरी दुनिया में यूएसआर ही खत्म हो गया, तो अमेरिका की हेजेमनी स्टार्ट हो गई, केवल अमेरिका पावर बना, तो उस समय नॉन अलाइनमेंट का कोई औचित्य रह नहीं जाता है, ठीक है। उनका रिलेवेंस, उनका इफेक्टिवनेस खत्म हो गया था, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कि 1991 के यूएसआर के फॉल और कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एनएएम का कुछ ज्यादा रिलेवेंस रह नहीं गया था। हालांकि नॉन अलाइनमेंट आज भी हमारे कोर वैल्यूज एंड आइडियाज में है, कुछ कोर वैल्यूज एंड आइडियाज आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी वो चीज है उतनी ही ज्यादा बेहतर है, और उस चीज को आज भी याद रखा जा सकता है। पहली चीज ये कहती है, या नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी यही थी कि पुअर और स्मॉल कंट्रीज जो है ना, उनको दुनिया में किसी भी बिग पावर का
बिग पावर के गैंग को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करे। नॉन अलाइनमेंट यही कहता है ना, नॉन अलाइनमेंट के कुछ कोर वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ हैं। क्या? कि छोटे जो कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बड़े कंट्रीज़ के ही ग्रुप को ज्वाइन करे। वो अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी परस्यू कर सकते हैं। समझ में आई चीज़ें? ये एनएएम से ही निकल के आया। एनएएम के बाद ही ना ये चीज़ें ज़्यादा आप कह सकते हो प्रैक्टिकल हुआ कि हाँ, छोटे कंट्रीज़ के लिए ये ऑप्शन भी खुला हुआ है कि वो किसी पावर को ज्वाइन ना करें और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने हिसाब से परस्यू करें। एंड साथ ही साथ वर्ल्ड ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज़ करें। डेमोक्रेटाइज़ मतलब सबके पास कुछ ना कुछ पावर हो। अदरवाइज़ उस समय क्या हो रहा था कि 2 सुपर पावर के पास इनॉर्मस पावर है, ठीक है? उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, दुनिया के बाकी कंट्रीज़ का क्या? जो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ उस ज़माने में थे, उन कंट्रीज़ के क्या? उन कंट्रीज़ के पास तो कोई पावर नहीं था। तो ये डेमोक्रेटाइज़ेशन नहीं ना हुआ। डेमोक्रेटाइज़ेशन मतलब क्या होता है कि सबके पास पावर हो। जैसे डेमोक्रेसी सही वर्ड निकल के आया ना, डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबके पास पावर होता है। सारी कंट्रीज़ के पास पावर होना चाहिए। लेकिन उस ज़माने में क्या होता था कि केवल 2 कंट्रीज़ के पास पावर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर डेमोक्रेटाइज़ होना चाहिए। सभी पावर डाइल्यूट होना चाहिए, सभी कंट्रीज़ के पास पावर होना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। तो मतलब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होना चाहिए। ये सिग्निफिकेंस है एनएएम का। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हो और बी हैप्पी टू हेल्प यू। और साथ ही साथ मैं आपको वापस रिमाइंड करा दूं कि आप जो इस चैप्टर का नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ वहाँ पे एमसीक्यू का एक फॉर्म है, तो उसको भी आप फिल करके देख सकते हो कि आपने जो चीज़ पढ़ा है वो कहाँ तक आपको याद है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग। थैंक यू।